हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज ये मेरी तीसरी क्लास है। हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर, और हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और विदेशी संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। फिर आते हैं विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है वो कैसे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे नंबर 1 पर आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो है जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु का उत्पादन, वस्तु का वितरण और वस्तु का मूल्य निर्धारण ये किसके हाथ में होता है? निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। वस्तु का कितना उत्पादन होगा, कौन से वस्तु का उत्पादन होगा और उसका मूल्य कितना होगा, ये कोई एक प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति तय करता है। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसका मूल्य निर्धारण हम कैसे करते हैं? इसका मूल्य निर्धारण करने का 2 तरीका है। नंबर 1 तो मांग और आपूर्ति पर इसका मूल्य निर्धारित होता है। नंबर 2 प्रतियोगिता पर। आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले हम लोग जब रिचार्ज कराते थे मोबाइल में तो 200 रुपए 300 रुपए में हमें केवल 1 GB डेटा मिलता था 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद मार्केट में आया रिलायंस का जियो ने क्या किया कि आते ही उसने सबसे पहले अपने ग्राहकों को फ्री में डेटा, फ्री में कॉलिंग और फ्री में मैसेजेस दे दिए। उससे क्या हुआ, जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां थी उनमें खलबली मच गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रेट को डाउन किया और जो वो डेटा दे रहे थे उसको उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, तो ये तो था प्रतियोगिता के आधार पर, रेट फिक्स हुआ ना, रेट उन्होंने अपना डाउन किया। और दूसरा आता है मांग और आपूर्ति के आधार पर। जिस वस्तु की जितनी ज्यादा मांग होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसके रेट उतने ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए, आपको मान लीजिए वीवो का कोई फोन चाहिए, ठीक है, वो मार्केट में 3 फोन है और उसको लेने वाले 10 व्यक्ति हैं, तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारित होता है। अगर दूसरी तरफ देखें हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो आपको ट्रेन से जाना है, एक रेट उसका फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि वो समाजवादी यानी कि सरकार उसको हैंडल करती है। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो थिएटर है उसमें शनिवार और रविवार के दिन पैसे ज्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि वो एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है और उनको पता होता है कि शनिवार और रविवार का दिन ऐसा होता है जिसमें लोगों की छुट्टियां होती हैं और वो लोग ज्यादा मूवी देखना पसंद करते हैं। इसलिए शनिवार और रविवार के दिन मूल्य में इजाफा हो जाता है बाकी दिनों की अपेक्षा। तो हम लोगों ने समझा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जिसमें वस्तु का कितना उत्पादन होगा, किस वस्तु का उत्पादन होगा और उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये किसके हाथ में होता है? किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां से आया? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सन 1776 में एक अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बताया और अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। उसके बाद कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि जब कोई नीति आती है तो उसमें कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो इसमें अच्छाई क्या थी कि इसमें करप्शन नहीं होता था, जो चीज होता था बिल्कुल साफ होता था। लेकिन बुराई उसमें क्या थी? बुराई उसमें यह थी कि उसका उद्देश्य होता था लाभ कमाना। उसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर होता चला गया और जो व्यक्ति गरीब है वो और गरीब होता चला गया। इन्हीं सब बुराइयों के साथ एक अर्थशास्त्री थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया
और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। लेकिन भौतिक अगर रूप से देखें तो 1917 में सोवियत संघ रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई, वहां से भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना गया और वहीं से इसको अपनाया गया। तो दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का निर्धारण ये कौन करता है? ये सरकार करती है। यहां पर क्या होता है कि उत्पादन, कितना उत्पादन होगा उस और किस वस्तु का उत्पादन होगा और उसकी कीमत क्या होगी, ये कौन तय करता है? ये राज्य तय करती है। राज्य मतलब सरकार तय करती है। इसमें लोगों के हित के बारे में बात होती है, यानी वेलफेयर ऑफ पीपल, इसकी बात होती है। इसमें लाभ को मोटिव नहीं रखा जाता है। इसमें क्या कोशिश की गई कि जो व्यक्ति अमीर है वो तो ठीक है, अमीर है, लेकिन जो गरीब है उनको भी थोड़ा ऊपर उठाया जाए, उनको भी लाभ तक पहुंचाया जाए। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में बात की गई। इसका सबसे बढ़िया मैंने बताया आपको 1917 में रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले रसिया ने अपनाया। रसिया, वियतनाम और उत्तर कोरिया के कुछ मतलब उत्तर कोरिया जो देश है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को उसने अपनाया। फिर नंबर 3 पे आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगा। मिश्रित का मतलब इन दोनों का मिक्स मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण विद्यमान थे, यानी कि उत्पादन, आवंटन और मूल्य निर्धारण में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों लोग मिलकर काम करते थे। कुछ चीजें होती हैं जिन पर प्राइवेट सेक्टर का आधिपत्य होता था और कुछ चीजें होती हैं जिन पर गवर्नमेंट सेक्टर का आधिपत्य होता है। जैसे हमारा भारत, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने दिमाग से काम लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेता हूं तो रूस से हमारा बैर हो जाएगा, अगर मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लेता हूं तो यूएसए से हमारा बैर हो जाएगा। तो उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाना उचित समझा और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। हमारे भारत में क्या है कि कुछ चीजें हैं जैसे रेलवे, बैंक, एजुकेशन या मतलब सेना हो गई, इस पे क्या होता है, इस पे गवर्नमेंट का हाथ होता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसपे प्राइवेट सेक्टर है, जैसे अभी अभी सरकार ने एयरलाइंस को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया और एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट हाथ में भी हैं और कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट हाथ में भी हैं। तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का आवंटन और मूल्य का निर्धारण ये निजी और सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के हाथ में होता है। ठीक है। एक अर्थशास्त्री थे J.M. कीन्स, जॉन मनार्ड कीन्स। उन्होंने 1936 में एक पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बताया और उन्होंने एक कथन कहा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाना चाहिए। ये J.M. कीन्स ने कहा था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारत, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली है। भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ये तो हो गया नियंत्रण के आधार पर। अब हम बात करेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर दोस्तों अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नंबर 2, विकासशील अर्थव्यवस्था। और नंबर 3, विकसित अर्थव्यवस्था।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश में कृषि क्षेत्र का योगदान उस देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होता है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। जैसे युगांडा, नेपाल, सोमालिया, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यह देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है कि ऐसा देश जहां की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि क्षेत्र से कम होती चली जा रही हो, मतलब कि अभी तक तो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, लेकिन अब धीरे धीरे कृषि क्षेत्र पर आधारित ना होकर उद्योग और सेवा क्षेत्र पर अधिक आधारित हो रही है। जैसे कि हमारा भारत है, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय हमारा भारत 50% वो प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होता था, लेकिन अभी क्या कंडीशन है कि मात्र 16 से 17% वो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। बाकी उसकी जीडीपी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर डिपेंड हो गई है। तीसरा आते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा देश जो कृषि क्षेत्र पर बिल्कुल नगण्य के बराबर आधारित हो, उसकी जो जीडीपी है वो औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर ज्यादा डिपेंड करती हो, वो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, फ्रांस, ये सब क्या है? ये विकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में चीन, भारत, ये सब आ जाते हैं, और अल्प विकसित में युगांडा, सोमालिया, नेपाल, ये सब देश आ जाते हैं। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विदेशी संबंधों के आधार पर। विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। विदेशी संबंधों के आधार पर नंबर 1 खुली अर्थव्यवस्था, नंबर 2 बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जहां पर विदेशी निवेश की छूट होती है, मतलब कि कोई भी बाहरी कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। और जहां पर हमें विदेशी निवेश की सुविधा नहीं मिलती है, जहां पर बाहरी कंपनियां आकर निवेश नहीं कर सकती हैं जिस देश में, वो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। वैसे आज के समय में तो अगर खुली अर्थव्यवस्था वाले देश का उदाहरण पूछा जाए तो आप किसी भी देश का नाम ले सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था जो है, इसके उदाहरण में अब कोई भी देश नहीं है। कुछ समय पहले तक उत्तर कोरिया बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था, परंतु अब वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगा है, बाहर दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है, कुछ देश जाकर वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए अब बंद अर्थव्यवस्था का कोई उदाहरण नहीं रह गया है। तो ये थे अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। मैं आपको एकदम आसान से शब्दों में बता देता हूं। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक है तृतीयक क्षेत्र। मैं आपको पहले बता दूं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों,
प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। किसका लेखांकन किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का। यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे कृषि हो गया, कृषि कहाँ करेंगे हम लोग? जमीन पर ही करेंगे, प्रकृति से प्राप्त हुई है हमें। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सब किसके? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनन हो गया, खनन हम लोग कहाँ करेंगे? कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन से ही प्राप्त होता है। वानिकी हो गया, वन कहाँ पर हमें मिलता है? तो ये सब किसमें? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को जब हम मतलब कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है? इसमें होता है कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। और इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सब किसमें होता है? द्वितीय क्षेत्र में होता है। जो उद्योग धंधे लगते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम यहाँ से खनन किए और उसके बाद ले जाकर हम बिजली की आपूर्ति करते हैं तो वो किसमें? द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। यानी कि जो बिजली आपूर्ति और इसमें औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग धंधे जो आ जाते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवा क्या कहलाती है? जैसे हम किसी चीज को लेने के लिए पैसा दें और हमें कोई प्रत्यक्ष रूप से वस्तु ना मिले तो वो सेवा कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास गए, मैंने उसको दिखाया, उन्होंने नब्ज चेक किया, सब कुछ आला लगा के चेक किया और 500 रुपए ले लिए। किस बात के लिए? उन्होंने हमें सेवा दी। ठीक है, हमें उनसे वो क्या करते हैं? पर्चा लिख के दे देते हैं, दवा हम बाहर से लेते हैं। या एक उदाहरण आप बहुत अच्छा समझिए, जैसे हमें कहीं जाना है, हम किसी परिवहन पर बैठे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, हमने किराया दिया लेकिन हमें मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हम केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, यही चीज सेवा कहलाती है। तो इसमें क्या क्या चीज आता है? परिवहन, शिक्षा, बीमा, आर्मी और व्यापार, ये सब जो होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब हम लोग कल आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके जो यार दोस्त हैं वो भी इसका लाभ ले सकें और आने वाले एग्जाम में आप लोग झंडा गाड़ के आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।